अम्ल एवं क्षारक के रासायनिक गुणधर्म को हम लोग पढ़ लिए हैं, ये सारणी भी बना लिए हैं। उसके बाद हमारे पास एक दूसरा एक्टिविटी, ये गंधीय सूचक के बारे में हम बताए थे आपको, और इसी को देखना है कि गंधीय सूचक के बारे में बताए थे कि कुछ ऐसे पदार्थ होते हैं जिनकी गंध अम्लीय या क्षारकीय माध्यम में भिन्न हो जाती है। जैसे हमने वहाँ अम्ल और क्षार का जब जांच किया था तो उसमें हमने क्या किया था, लिटमस पेपर यूज किया था। एक लाल लिटमस था, एक नीला लिटमस था, उसके बाद फिनोल्फ्थेलिन था और मेथिल ऑरेंज था। तो ये चार जो हमारे सूचक थे उससे हमने अम्ल और क्षार का उस पर क्या प्रभाव पड़ता है, इससे हमने अम्ल और क्षार की पहचान की थी। लेकिन अब हम क्या करेंगे कि गंधीय सूचक की सहायता से हम अम्ल और क्षार की पहचान करेंगे। वहाँ गंध से नहीं, कलर के आधार पर हम अम्ल क्षार की पहचान कर रहे थे, और यहाँ पर हम गंध के आधार पर, गंध में जो परिवर्तन होगा उसके आधार पर हम क्या करेंगे कि अम्ल और क्षार को पहचानना सीखेंगे। तो कुछ ऐसे पदार्थ होते हैं जिनकी गंध अम्लीय या क्षारकीय माध्यम में भिन्न हो जाती है, बदल जाती है, और इन्हें गंधीय सूचक कहते हैं। इसे ही गंधीय सूचक कहते हैं। आइए इनमें से कुछ सूचकों की जांच करें, और इसके लिए हम लोग एक्टिविटी 2.1 को देखते हैं। यहाँ देखिए क्रियाकलाप हमें क्या करना है लैब में। तो बारीक कटी हुई प्याज, बारीक का मतलब होता है कि टुकड़ा टुकड़ा में कटा हुआ प्याज। प्याज जो हम लोग सब्जी में खाते हैं या सलाद के रूप में खाते हैं, उसी प्याज की बात हो रही है। तो उसके छोटे छोटे जो टुकड़े हैं उसी को बोला जाता है बारीक कटी हुई प्याज। तथा स्वच्छ कपड़े के टुकड़े को, और कपड़ा नहीं लेना है, कपड़ा का भी छोटा छोटा टुकड़ा ले लेना है, और वो कपड़ा बिल्कुल स्वच्छ होना चाहिए, साफ रहना चाहिए। देखिए कैसे हम प्रयोग कर रहे हैं। बारीक कटी हुई प्याज तथा स्वच्छ कपड़े के टुकड़े को एक प्लास्टिक के थैले में लीजिए। एक प्लास्टिक का थैला ले लीजिए, आपको मिल जाएगा प्लास्टिक का थैला, और उसमें आप क्या कीजिए कि कपड़ा का कुछ छोटा छोटा टुकड़ा ले लीजिए, स्वच्छ कपड़ा का, और बारीक कटा हुआ जो प्याज है उसको ले लीजिए, उसके टुकड़ों को ले लीजिए, और इस थैले को क्या कीजिए, प्लास्टिक के थैले को कस कर बांध दीजिए तथा पूरी रात फ्रिज में रहने दीजिए। अब थैला को हम प्लास्टिक के थैले को कस कर बांध दिए। कस कर बांधना है, ये यहाँ सलाह दिया है कि कस कर बांधना है। कस कर बांध दीजिए तथा पूरी रात फ्रिज में रहने दीजिए। अब इस कपड़े के टुकड़े का उपयोग अम्ल एवं क्षारक की जांच के लिए किया जा सकता है। अब देखिए हमने एक प्लास्टिक का थैला लिया था, उसमें प्याज की बारीक कटी हुई टुकड़े लिए थे और स्वच्छ कपड़े के टुकड़े लिए थे उस थैले में, और थैले को कस कर बांध करके उसे हम रात भर के लिए फ्रिज में छोड़ दिया था। और अब हमें उसमें से क्या करना है, प्याज का टुकड़ा नहीं निकालना है, इसमें से कपड़े के टुकड़े का उपयोग करना है और अम्ल और क्षारक की जांच करना है उससे कपड़े के टुकड़े से। तो देखिए क्या होगा फ्रिज में डाल देने पर, तो वो प्याज का जो गंध है, आप जानते हैं कि प्याज में आपको सल्फर पाया जाता है, और सल्फर के कारण ही आपको ये प्याज का जो गंध होता है आप लोग जानते हैं कैसा होता है। और ये सल्फर जो होता है सो वाष्पशील होता है। वाष्पशील मतलब कि ये वाष्पीकृत होता है, गैस के रूप में ये सल्फर निकलती है। तो वही प्याज से जब सल्फर निकलेगा, वाष्पीकृत होगा, तो किस में जाके मिलेगा, चूँकि आप थैला में कपड़ा का टुकड़ा रखे हुए, तो टुकड़ा के साथ ये सल्फर जो है उसमें शामिल हो जाएगा। तो इस तरह से क्या होगा कि कपड़े के टुकड़े में एक प्रकार का गंध आ जाएगा, प्याज का गंध आ जाएगा। क्योंकि सल्फर के कारण ही प्याज का गंध है। आप लोग समझते हैं कि प्याज का गंध कैसा होता है, तो वो सल्फर का गंध रहता है। और आपको मालूम है कि SO2 सल्फर डाइऑक्साइड, इसी को हम अश्रु गैस भी कहते हैं और रोने वाला गैस भी कहते हैं। तो देखिए कि प्याज के छिलका को भी आप काटने के समय भी आँख से हम लोगों को आंसू आने लगता है, वो सल्फर के कारण होता है। सल्फर ऑक्सीजन के जैसे ही संपर्क में आता है, सल्फर डाइऑक्साइड गैस बनता है, और वो गैस जब हमारे आँखों तक पहुँचती है तो फिर हमारे आँखों से आंसू आने लगता है।
तो ये सल्फर जो है इसी के कारण प्याज में वो गंध होता है। और जब हम उस प्याज के बारीक कटे हुए टुकड़े को स्वच्छ कपड़े के टुकड़ों के साथ प्लास्टिक के थैली में कसकर बांधकर रात भर फ्रिज में छोड़ देंगे तो क्या होगा, प्याज के टुकड़ों में से जो सल्फर है या जो उसका गंध है उस कपड़ों के टुकड़ों में चला जाएगा। और उसी कपड़े के टुकड़े से हम क्या करेंगे, अम्ल या क्षारक की जांच करेंगे कि कौन सा दिया हुआ पदार्थ हमारा अम्ल है और कौन सा दिया हुआ पदार्थ हमारा क्षार है। इनमें से 2 टुकड़े लीजिए एवं उनकी गंध की जांच कीजिए। किसमें से, कपड़े के 2 टुकड़ा लीजिए और उसके गंध का आप जांच कीजिए। इन्हें क्या कीजिए, इसके लिए इन्हें स्वच्छ सतह पर रखकर, बिल्कुल साफ सुथरा सतह पर रखिए। उनमें से एक टुकड़ा पर क्या कीजिए कि तनु HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, ये अम्ल है, क्योंकि हमको अम्ल और क्षार की ही जांच करना है। अम्ल विलयन की कुछ बूंदें डाल दीजिए। क्या करना है, एक बिल्कुल साफ सतह लेना है। आप शीशा वगैरह का सतह ले सकते हैं, ग्लास वगैरह का, जिसको अच्छा से साफ कर दे। साफ करके उनमें से एक कपड़ा का टुकड़ा लीजिए और उसी पर आप हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl का जो विलयन है उसका कुछ बूंद डाल दीजिए, तनु HCl का। एवं दूसरे टुकड़े पर क्या कीजिए कि तनु NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड का विलयन, ये क्या है, क्षार है, कि कुछ बूंदे डालिए। तो दोनों कपड़ों के टुकड़े पर, एक टुकड़े पर हमने तनु HCl का विलयन डाला और एक जो हमारा कपड़ा का टुकड़ा है उस पर हमने तनु सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH विलयन की कुछ बूंद डाला। कुछ बूंद डालना, 2-4-5 बूंद आप दोनों पर डालिए और दोनों टुकड़ों को क्या कीजिए कि जल से धोकर उसकी गंध की पुनः जांच कीजिए। और डालने के बाद अब क्या कीजिए कि दोनों टुकड़ा को अलग अलग अच्छी तरह से आप धो लीजिए। और धोने के बाद आप क्या कीजिए कि अब वो जो कपड़ा का टुकड़ा है उसके गंध की जांच कीजिए कि उसका गंध ज्यों का त्यों है या गए उसका गंध बदल गया। तो देखिए बदलता है कि नहीं, ये हम लोग आगे देखते हैं। तो आगे है हमारा, अब आप अपने प्रेक्षण को लिखिए। प्रेक्षण का मतलब है ऑब्जर्वेशन, यानी आपने जो प्रयोग किया उस प्रयोग में आपने क्या क्या पाया उन बातों को लिखना है। तो उन्हीं बातों को हम क्या कहेंगे, प्रेक्षण कहेंगे, ऑब्जर्वेशन कहेंगे। तो अब क्या करना है कि अब थोड़ा तनु वैनिला एवं लौंग का तेल लीजिए तथा इनकी गंधों की जांच कीजिए। इनकी गंधों की जांच कीजिए, तनु वैनिला का क्या गंध है और लौंग के तेल का क्या गंध है, इसकी जांच कीजिए। और क्या कीजिए कि एक परख नली में तनु HCl विलयन एवं दूसरी में तनु NaOH का विलयन लीजिए। 2 परख नली लेना है। एक परख नली में हमको हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का विलयन लेना है और दूसरी परख नली में हमें सोडियम हाइड्रोक्साइड का विलयन लेना है। आप जानते हैं कि ये HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है ये, और ये जो सोडियम हाइड्रोक्साइड है ये क्या है, एक क्षार है, ये क्षार है। तो दोनों परख नली में अलग अलग हमें विलयन लेना है, एक में अम्ल लेना है और एक में क्षार लेना है। तो अम्ल में हम HCl लेंगे और क्षार के रूप में हम NaOH लेंगे। और वहाँ हम लोग पहले से वैनिला और लौंग का तेल लिए हुए और उसके गंध का हम लोग जांच भी कर चुके हैं कि वैनिला और लौंग के तेल का गंध कैसा है। अब दोनों में क्या कीजिए कि तनु वैनिला एसेंस की कुछ बूंदे डालकर उसे हिलाइए। अब आप क्या कीजिए कि ये जो वैनिला आप जो लिए हैं, तनु वैनिला जो आपने लिया है, इस वैनिला को क्या कीजिए कि दोनों परख नली में डालिए। यानी एक परख नली में आप HCl डाले हैं अम्ल और दूसरे परख नली में आपने NaOH डाला है सोडियम हाइड्रोक्साइड क्षार। तब दोनों परख नली में क्या कीजिए कि तनु वैनिला की कुछ बूंद डाल करके और दोनों परख नली को अच्छी तरह से हिला लीजिए और उसकी गंध की पुनः जांच कीजिए। और फिर जांच कीजिए कि हाँ अब इसका जो गंध है वो वैनिला के गंध में कोई परिवर्तन हो रहा है कि नहीं। यदि गंध में कोई बदलाव है तो उसे दर्ज कीजिए। यदि आपको तनु वैनिला के गंध में कोई बदलाव आता है
तो आप क्या कीजिए कि उस गंध की आप जांच कीजिए। तो आप जांच में पहले इसको पूरा देख लीजिए। इसी प्रकार तनु HCl, तनु NaOH के साथ लौंग के तेल की गंध में आए परिवर्तन की जांच कर अपने प्रेक्षण को दर्ज कीजिए। और फिर क्या कीजिए कि 2 परख नली में एक में आप HCl लिए हुए हैं और एक में आप सोडियम हाइड्रोक्साइड लिए हुए हैं, एक में अम्ल है और एक में क्षार है, शुद्ध भाषा में ये समझिए। और उसमें आपने कुछ बूंद लौंग का तेल डाल के फिर उसको अच्छी तरह से हिला करके और तब फिर क्या कीजिए कि आप इस लौंग के तेल का जो गंध है उसकी जांच कीजिए कि वैसा ही गंध है या उसके गंध में आपको अंतर आ गया। तो इस तरह से आप देखिएगा कि अम्लीय माध्यम में क्या होता है। यहाँ पॉइंट आप लिख लीजिए कि अम्लीय माध्यम में तनु वैनिला का गंध बरकरार रहता है। ठीक है, ये इम्पोर्टेंट प्रेक्षण है हमारा। प्रेक्षण में हम यही पा रहे हैं कि पहले जो तनु वैनिला था, जैसा उसका गंध था, हमने जब HCl के साथ उस तनु वैनिला को मिला करके हिलाया तो वैनिला के रंग में गंध में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। यानी अम्ल के साथ क्या होता है, इसके तनु वैनिला का जो गंध होता है वो बरकरार रहता है, लेकिन लौंग के तेल पर इसका क्या होगा, लौंग के तेल पर इसका कोई प्रभाव नहीं है। अब इस तरह से आप देख सकते हैं कि एक जो आपने लौंग का तेल लिया, इस पर भी इसका कोई प्रभाव नहीं है अम्ल का। लौंग ऐसे लिखिए, लौंग के तेल का गंध भी बरकरार है। लौंग के तेल का गंध भी बरकरार है कि कब, अम्लीय माध्यम में। तनु वैनिला का गंध भी बरकरार है और लौंग के तेल का गंध जो है वो भी आपका बरकरार है। लेकिन आप अगर देखेंगे तो क्षारीय माध्यम में क्या हो जाता है कि आपका इस तरह से आप देखिए तो यहाँ एक चीज़ का कॉन्सेप्ट दे रहा है कि यहाँ प्याज के छिलका के आधार पर तो वहाँ का हमारा ऑब्जर्वेशन था ही, लेकिन यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो एक चीज़ को क्लियर कर लेना है कि अम्लीय माध्यम में गंध बरकरार है, अपरिवर्तित रहता है, और क्षारीय माध्यम में विशिष्ट गंध गायब हो जाता है। और क्षारीय माध्यम यानी NaOH के साथ जब आप इस लौंग के तेल या वैनिला के कुछ बूंद को आप डाल करके हिला करके जब उसके गंध को चेक कीजिएगा तो इसमें पहले से जो गंध था तीखी गंध, यानी हम कह सकते हैं कि इसको क्षार के साथ आप कलर चेंज करके लिख लीजिए कि क्षारीय माध्यम में तनु वैनिला और लौंग ऐसे लिख लीजिएगा, यहाँ पर आप इसको ठीक कर लीजिएगा। लौंग के तेल का विशिष्ट गंध यानी खास प्रकार का जो इस दोनों का गंध रहता है ये गायब हो जाता है, विशिष्ट गंध गायब हो जाता है। अब एक बात आप बताइए कि इससे हमें क्या निष्कर्ष निकला। तो इससे हमें निष्कर्ष निकला कि मान लीजिए कि आपको 10 की संख्या में आपको अम्ल और क्षार मिला करके दे दिया गया और आप नहीं जानते कि इस 10
जो पदार्थ दिया गया है उसमें से कुछ पदार्थ अम्ल है और कुछ पदार्थ क्षार है, और ये 10 पदार्थ आपको दिया गया अम्ल और क्षार मिला करके, और आपको इसको नहीं पता है कि इसमें से कौन अम्ल है और कौन क्षार है, और आपको 2 चीज़ दिया गया, एक दिया गया तनु वैनिला, एक दिया गया आपको तनु वैनिला, और एक दिया गया आपको लौंग का तेल, एक आपको दिया गया लौंग का तेल। ये 2 चीज़ आपको दिया गया और कहा गया कि अब आप इस 10 में से जांच करके बताइए कि कौन सा पदार्थ, कितना पदार्थ इसमें से अम्ल है और कितना पदार्थ आपको क्षार है। तो आप देखिए यहाँ आपने देखा कि वैनिला और लौंग के तेल के का जो विशिष्ट गंध है उसको आप पहले आप समझ लीजिए, और उसको क्या कीजिए कि उस 10 पदार्थ पर आप डालिए उसको, इस दोनों को तनु वैनिला और लौंग का तेल दोनों में से कुछ कुछ बूंद उस 10 पदार्थ जो आपको दिया उस सब पर डालिए, और उसके बाद चेक कीजिए कि किसका किसका गंध बदल गया। तो जिसका गंध बरकरार है, यानी तनु वैनिला और लौंग के तेल के जैसा ही जिसका गंध है, तो आप समझ लीजिए कि वो सब अम्ल है, और जिसका गंध विशेष गंध जिस पदार्थ के साथ गायब हो जाता है, समझ लीजिए कि वो क्षार है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि आपके प्रेक्षण के आधार पर ये जो वैनिला है, प्याज है और लौंग के तेल में से किसे गंधीय सूचक की तरह उपयोग किया जा सकता है। तो हम गंधीय सूचक के रूप में हम किसका उपयोग कर सकते हैं, वैनिला, प्याज और लौंग के तेल, इस सब को हम गंधीय सूचक के रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अम्ल एवं क्षारक के रासायनिक गुण धर्मों को समझने के लिए आइए कुछ और क्रियाकलाप करते हैं। तो इस तरह से आपने गंध के आधार पर अम्ल और क्षार को पहचानने की जो विधि है उसको आपने जान लिया। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि प्याज और वैनिला और लौंग का तेल, इस तीनों का इस्तेमाल आपको गंधीय सूचक के रूप में होता है। यानी आपसे एग्जाम में अगर 2 नंबर का प्रश्न पूछ दे कि 3 गंधीय सूचक का नाम लिखे, तो आप क्या जवाब दीजिएगा कि 3 गंधीय सूचक निम्नलिखित है, और उसमें एक आप लिख दीजिएगा प्याज, एक आपका प्याज हो जाएगा, ये सब गंधीय सूचक है। अगर 3 गंधीय सूचक या 2 गंधीय सूचक का नाम अगर पूछ दे तो आप वहाँ पर आप जवाब देने की स्थिति में आपको रहना चाहिए। तो एक हो गया आपको प्याज, एक हो गया तनु वैनिला, इससे भी हम अम्ल और क्षार की पहचान कर सकते हैं, और तीसरा गंधीय सूचक के रूप में आप ले सकते हैं लौंग का तेल। तो इस तरह से हमने जो यहाँ पर जो एक नोट्स बनाया, एक शॉर्ट नोट्स जो बनाया इस पूरे एक्टिविटी को समझने के लिए, तो ये नोट्स भी अपने साथ आप बनाते चलेंगे ताकि आपको कोई परेशानी नहीं हो। उसके बाद चलिए नेक्स्ट हम एक्टिविटी को देखते हैं। देखिए यहाँ पर हमारा क्वेश्चन है कि अम्ल एवं क्षारक धातु के साथ कैसे अभिक्रिया करते हैं। यहाँ एक्टिविटी 2.3 है, इसके लिए अम्ल और क्षार धातु के साथ कैसे अभिक्रिया करते हैं। तो यहाँ इस पूरा ये फिगर चाहिए इसके लिए हमें, तो यहाँ फिगर के लिए दिखना चाहिए कम से कम हमें। यहाँ चलिए हम लोग यहाँ से देख लेंगे। यहाँ देखिए क्या हम कर रहे हैं, यहाँ अम्ल और क्षार की धातु के साथ अभिक्रिया। यानी अम्ल और एसिड और बेस, अम्ल और क्षार के साथ कोई धातु जो है किस प्रकार का रासायनिक अभिक्रिया करता है, इसे समझने के लिए हम क्या कर रहे हैं कि यहाँ पर प्रयोग कर रहे हैं। तो यहाँ पर देखिए कि हम क्या कर रहे हैं, इसको समझने के लिए कि अम्ल और क्षार की धातु के साथ किस प्रकार की अभिक्रिया होती है, इसको समझने के लिए हम क्या करेंगे कि चित्र 2.1 के अनुसार ये चित्र है जिसको हम लोग देखेंगे। उपकरण व्यवस्थित कीजिए और एक परख नली में, ये परख नली है, एक परख नली में लगभग 5 मिलीलीटर
देखिए यहाँ पर इसको अब बढ़ा देते हैं, यहाँ से समझ में आ जाएगा। देखिए एक परख नली में लगभग 5 मिलीलीटर तनु सल्फ्यूरिक अम्ल लीजिए। देखिए यहाँ पर ये एक हमारा परख नली है, ये वाला, ये हमारा परख नली है ये, और इसमें हम क्या किए कि ये जो देख रहे हैं ये यहाँ तक लगभग 5 मिलीलीटर हमने तनु सल्फ्यूरिक अम्ल लिया। कितना सल्फ्यूरिक अम्ल लिया? 5, कितना बोल रहा है, 5 मिलीलीटर ml हमने इस परख नली में सल्फ्यूरिक अम्ल लिया। पहला काम। उसके बाद क्या किया कि इसमें दानेदार जिंक के टुकड़े डालिए। अब यहाँ देख रहे हैं कि यहाँ जो दाना वाला ये सब जो देख रहे हैं ये जिंक का टुकड़ा है, ये वाला 1 2 3 4 ये सब जिंक के टुकड़े हैं। इसको हमने किस में डाल दिया? अम्ल में डाल दिया, एसिड में डाल दिया, सल्फ्यूरिक अम्ल में। उसके बाद देखिए दानेदार जिंक के टुकड़ों की सतह पर आप क्या देखते हैं? जैसे ही आपने जिंक के टुकड़े को इस अम्ल में डाला, तनु सल्फ्यूरिक अम्ल में, वैसे ही आप देख रहे हैं, क्या देख रहे हैं कि यहाँ पर हमें इस जिंक के टुकड़े के ऊपर इसमें कुछ बुलबुला दिखाई दे रहा है। यानी उत्सर्जित गैस को साबुन के विलयन से प्रवाहित कीजिए। अब ये साबुन का यहाँ पर विलयन है, यानी एक बर्तन है, इस बर्तन में हमने क्या किया, बीकर इसको बोलिए, इसमें आप साबुन का घोल, आप ये साबुन का घोल है, और ये जो गैस का जो बुलबुला देख रहे हैं इसको एक पाइप से कनेक्ट करके, और साबुन ये क्या है, एक क्षार है, इस क्षार है, तो इसके साथ क्या कीजिए कि आप इसमें प्रवाहित कीजिए इस बुलबुले को। साबुन के विलयन में बुलबुले क्यों बनते हैं? अब देखिएगा कि साबुन के विलयन में ही बुलबुला बनने लगा, तो जलती हुई मोमबत्ती को गैस वाले बुलबुले के पास ले जाइए। अब ये जो गैस का जो बुलबुला है, यहाँ ये जो बुलबुला जा रहा है, यहाँ पर एक मोमबत्ती ले जाना है, जलती हुई मोमबत्ती, ये आप देख रहे हैं, ये मोमबत्ती इस बुलबुला के पास आ रहा है, ये सब बुलबुला है, इसके पास ये मोमबत्ती आ रहा है, ले जाइए। आप क्या परीक्षण करते हैं? कुछ अन्य अम्ल जैसे हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, HCH2SO4 जो लिए हैं, तनु सल्फ्यूरिक अम्ल, वहाँ हम HCl भी ले सकते हैं। उसके बाद HNO3 नाइट्रिक अम्ल, CH3COOH, ये क्या है? CH3COOH, ये कौन सा अम्ल है? तो इसके बारे में हम लोग जानते हैं कि ये कौन सा अम्ल है, CH3COOH, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, नाइट्रिक अम्ल, और ये कौन सा अम्ल है? इसका चर्चा हम लोग पिछले दिन किए थे, आप देख लीजिए ये कौन सा अम्ल है। इसको फिर से यहाँ हम लोगों ने देखा था, यहाँ देखिए, यहाँ पर ये एसिटिक अम्ल है। ये एसिटिक अम्ल किस में पाया जाता है? सिरका में पाया जाता है। तो इस तरह से CH3COOH जो है ये कैसा अम्ल है? ये आपका ये एसिटिक अम्ल है। एसिटिक अम्ल किस में पाया जाता है? सिरका में पाया जाता है। ये क्वेश्चन पूछता है। और सिट्रिक अम्ल किस में पाया जाता है? सिट्रिक अम्ल आपको नींबू में पाया जाता है या खट्टे फलों में पाया जाता है। अब प्रत्येक स्थिति में आप का प्रेक्षण समान है या भिन्न, क्योंकि तीनों का तीनों अम्ल है। यहाँ आपने जो लिया है ये क्या है? सल्फ्यूरिक अम्ल है, और ये तीनों अम्ल है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है, नाइट्रिक अम्ल है, और ये कौन सा अम्ल है आपको? ये एसिटिक अम्ल है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, नाइट्रिक अम्ल और एसिटिक अम्ल, ये तीनों भी अम्ल है, और यहाँ भी हमने अम्ल लिया। अब हमें चेक करना है कि यह जो प्रयोग हमने किया है क्या समान ढंग का आपको प्रेक्षण ऑब्जर्वेशन आपको मिल रहा है इस तीनों अम्ल के साथ, क्या? यही बात हमें देखना है। अब आप देखिएगा कि जैसे ही आप इस साबुन के ऊपर जो बुलबुला निकल रहा है वहाँ पर आप जलती हुई मोमबत्ती को जैसे ही आप लाइएगा तो फट फट की ध्वनि के साथ हाइड्रोजन गैस का दहन होगा। तो ये जो हाइड्रोजन गैस निकल रहा है वो जलेगा, लेकिन जलेगा तो फट फट का आवाज़ करेगा। ये हाइड्रोजन से भरे साबुन के बुलबुले निकल रहे हैं यहाँ पर, और ये साबुन का विलयन है, इसको हमने क्लियर कर लिया। तो दानेदार जिंक के टुकड़े के साथ तनु सल्फ्यूरिक अम्ल की अभिक्रिया एवं ज्वलन द्वारा
हाइड्रोजन गैस की हमने जांच किया। यानी हाइड्रोजन गैस को जब जलाया जाता है तो वह फट फट की आवाज़ करती है। ये बात ध्यान में रखना। तो फट फट की आवाज़ से हमें ये पता चल रहा है कि जब किसी अम्ल का किसी धातु के साथ अभिक्रिया होती है तो हाइड्रोजन गैस मुक्त होती है। ये ही हमें मुख्य रूप से जानना था कि अम्ल और क्षार के साथ जब किसी धातु का, यहाँ जिंक क्या है, ये जिंक जो है एक धातु है। दानेदार जो जिंक का टुकड़ा है, ये जिंक क्या है, एक धातु है, Zn। जिंक को हम Zn इसका संकेत होता है। तो जिंक क्या एक धातु है। तो धातु के साथ हमने अम्ल के रासायनिक अभिक्रिया को देखा और इस रासायनिक अभिक्रिया में क्या होता है कि हाइड्रोजन गैस मुक्त होती है। और जब इसी हाइड्रोजन गैस को साबुन के विलयन में प्रवाहित करते हैं तो ये जो आपका हाइड्रोजन से भरा जो साबुन का बुलबुला होता है, क्योंकि ये बुलबुला के रूप में इसको निकालना है, तो जब तक इस गैस को साबुन में नहीं ले जाएंगे, आप देखते हैं कि बचपन में आप लोग अंडी वगैरह का एक फोंपी तोड़ के देखते थे कि किस तरह से आप सरफ वगैरह को या साबुन को खींच के या मुँह से फूंक करके बच्चा लोग बुलबुला निकाल करके आपको खेलता था। तो बिल्कुल उसी तरह से ये साबुन से जो बुलबुला निकलेगा उसमें क्या होगा, साबुन हाइड्रोजन से भरा साबुन का बुलबुला होगा। और जब इसके पास जलती हुई मोमबत्ती को ले जाएंगे तो फट फट की आवाज़ के साथ हाइड्रोजन गैस जलेगा। और हाइड्रोजन गैस जब भी जलता है तो फट फट की आवाज़ होती ही है। तो इस तरह से आपको क्या इस फ्रैक्शन से निष्कर्ष निकला कि जब किसी धातु का अम्ल के साथ अभिक्रिया कराई जाती है तो हाइड्रोजन गैस मुक्त होती है। इसका सार यही है। यानी हम कह सकते हैं कि इसका अगर एक लाइन में इस पूरे का अगर हमको रिसर्च लिखना हो तो हम यही लिखेंगे कि अम्ल धातुओं के साथ अभिक्रिया कर हाइड्रोजन गैस मुक्त करते हैं। तो इस तरह से अगर आप देख लीजिए तो ये पूरा जो इतना लंबा जो हमने प्रयोग किया, इस पूरे लाइन का सारांश अगर देखा जाए, पूरा अगर आप इसका एक लाइन में देखा जाए तो हमें यही रिजल्ट मिला। यानी हमें आंसर के रूप में हमें यही लिखना होगा और प्रयोग वगैरह करके अगर दिखाने के लिए कहेगा तो आप अपना ये सब बनाइएगा। उसके बाद चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अम्ल का धातु के साथ हमने अभिक्रिया को देख लिया। उसके बाद ये देखिए यहाँ ध्यान दीजिए कि ऊपर दी गई अभिक्रियाओं में धातु अम्लों से हाइड्रोजन परमाणुओं का हाइड्रोजन गैस के रूप में विस्थापन करती है। इसी को ये अपना भाषा में लिखा थोड़ा पेचीदा भाषा में, जिसको हमने शुद्ध भाषा में ऊपर लिख दिया है। और एक यौगिक बनाता है जिसे लवण कहते हैं। अम्ल के साथ धातु की अभिक्रिया को इस प्रकार व्यक्त कर सकते हैं। देखिए ये चीज़ भी उसमें एक चीज़ जोड़ दीजिएगा, हाइड्रोजन गैस उत्पन्न होती है और लवण बनता है। यानी उसको फिर से अगर हम यहाँ एक लाइन में उस ऊपर से नीचे तक के अगर पूरे प्रोसेस को अगर एक लाइन में हम लिखना चाहें तो हम यही लिखेंगे कि धातुएं, उसको नहीं लिख करके यहाँ इस तरह से लिख लीजिएगा, धातुएं अम्लों के साथ अभिक्रिया कर लवण बनाती है और हाइड्रोजन गैस मुक्त करती है। यहाँ पर आपने एग्जाम्पल लिखना होगा तो अम्ल के नज़दीक आप HCl लिख सकते हैं, CH3COOH लिख सकते हैं सिटिक अम्ल, या फिर H2SO4 लिख सकते हैं सल्फ्यूरिक अम्ल। तो जो 3-4 या किसी भी प्रकार का अम्ल लीजिए और कोई भी धातु लीजिए, यहाँ जिंक लिए हैं आप, आयरन भी ले सकते हैं, एल्युमिनियम भी ले सकते हैं और भी दूसरा भी कोई धातु ले सकते हैं। तो जब अम्ल धातु के साथ अभिक्रिया करेगा तो क्या बनाएगा, लवण बनाएगा। लवण प्लस क्या होगा, हाइड्रोजन गैस मुक्त होगी। इस पूरे एक्टिविटी का, पूरे क्रियाकलाप का सार यही है।
तो आपने जिन अभिक्रियाओं का प्रेक्षण किया है क्या आप उनका समीकरण लिख सकते हैं? बिल्कुल अब लिख सकते हैं। यहाँ पर हम H2SO4 लिख देंगे, यहाँ पर जिंक लिख देंगे और इसके बाद जो जिंक क्लोराइड क्या बन जाएगा, जिंक हाइड्रोक्साइड बन जाएगा, क्योंकि जिंक क्लोराइड बन जाएगा और उसके बाद हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी। तो हम इसका रिएक्शन भी एक लिख सकते हैं। और यहाँ देखिए, यहाँ पर कुछ और चर्चा किया है जिसको हम लोग देखते हैं। यहाँ अम्ल के साथ हमने अभिक्रिया को समझ लिया, अब क्षार के साथ समझ लेते हैं। उसके बाद ये हमारा अम्ल और क्षार के साथ धातुओं की अभिक्रिया जो होती है, ये इसका कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो आगे चलते हैं हम इसको देखिए, एक्टिविटी 2.4 क्रियाकलाप 2.4। एक परख नली में जिंक के कुछ दानेदार टुकड़े रखिए। एक बिल्कुल सेम ढंग का प्रोसेस है कि एक परख नली लेना है और उसमें कुछ दानेदार टुकड़ा रखना है जिंक का। और इस बार हम 2 ml, वहाँ 5 ml हमने तनु सल्फ्यूरिक अम्ल लिया था, यहाँ 2 ml सोडियम हाइड्रोक्साइड का घोल मिलाकर उसे गर्म कीजिए। सोडियम हाइड्रोक्साइड का घोल मिलाकर उसे गर्म कीजिए। किसके साथ मिला करके? जिंक के टुकड़ा के साथ आप सोडियम हाइड्रोक्साइड का घोल मिला दीजिए और उसके बाद उसको परख नली में रख करके आप गर्म कीजिए। तत्पश्चात क्रियाकलाप 2.3 के अनुसार क्रियाओं को दोहराइए और प्रेक्षण लिखिए। और जिस तरह से आपने इसके ऊपर के क्रियाकलाप में किया है, बिल्कुल उसी तरह से इस क्रियाकलाप को हमें दोहराना है। तो इस तरह से आप अगर देखिए यहाँ पर, तो यहाँ इस अभिक्रिया को हम कैसे लिखेंगे ये देख लीजिए। NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड, उसके बाद जिंक, जिंक, ये रिएक्शन हो गया तो बनेगा क्या? सोडियम जिंक ऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस उत्पन्न होगा। आप देखेंगे कि अभिक्रिया में पुनः हाइड्रोजन गैस बन रहा है, किंतु ऐसी अभिक्रियाएं सभी धातुओं के साथ संभव नहीं है। इस तरह की अभिक्रिया हर धातु के साथ संभव नहीं है। यहाँ चूंकि क्षार का धातु के साथ NaOH क्या है? क्षार है, क्षार धातु के साथ यहाँ पर अभिक्रिया कर रहा है, तो सभी धातुओं के साथ इस तरह की अभिक्रिया नहीं संभव है। और चूंकि प्रयोग को नहीं लिखा इसलिए उसी को आपको रिपीट करना है। अब देखिए, धातु कार्बोनेट तथा धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट अम्ल के साथ कैसे अभिक्रिया करते हैं। धातु कार्बोनेट कोई भी आप ले सकते हैं, धातु का कार्बोनेट जैसे Na2CO3 भी हम ले सकते हैं। और यहाँ पर आपको कोई लिया है, यहाँ अगर नहीं लिया है तो हम यहाँ ले सकते हैं Na2 चाहिए, यहाँ Na2CO3, ये सोडियम कार्बोनेट हो जाएगा। इस तरह से आप देखिएगा कि कोई भी जो धातु का कार्बोनेट है और धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट, कार्बोनेट अम्ल के साथ कैसे अभिक्रिया करते हैं। उस ऊपर हमने देखा था धातु का अम्ल और क्षार के साथ अभिक्रिया, धातु का अम्ल और क्षार के साथ हमने अभिक्रिया देखा था ऊपर। और अभी हम देख रहे हैं कि धातु का यानी अम्ल के साथ किसका अभिक्रिया देख रहे हैं? धातु कार्बोनेट और धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट का अभिक्रिया हम देख रहे हैं। इसके लिए हम एक एक्टिविटी 2.5 कर रहे हैं कि 2 परख नलियाँ लीजिए, उन्हें A एवं B से नामांकित कीजिए। देखिए, यहाँ एक परख नली हमारा, 2 परख नली लेना है या एक परख नली का तो यहाँ एग्जाम्पल दिया है, लेकिन अब 2 का यहाँ देखिए, यहाँ 1 है और ये है एक 2 परख नली है। ये A है और इसका नाम अब B कहीं लिखा होगा, नहीं लिखा होगा तो आप समझ लीजिए कि ये परख नली B है, ये हमारा B है और ये वाला परख नली कौन है? A है। तो 2 परख नलियाँ लीजिए, उन्हें A एवं B से नामांकित कीजिए। अब परख नली A में लगभग 0.5 ग्राम सोडियम कार्बोनेट, देखिए Na2CO3 आम लिखे ही थे। परख नली A में क्या करना है कि आपको परख नली A में हमें क्या करना है, 0. यहाँ हाइड्रोक्लोरिक अम्ल लिए हुए मिला रहा है बाद में, ये सोडियम कार्बोनेट है। देखिए यहाँ ये सोडियम कार्बोनेट है का टुकड़ा है, Na2
CO3, ये इतना ग्राम सोडियम कार्बोनेट है, 0.5 ग्राम है, एवं परख नली बी में 0.5 ग्राम सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट NaHCO3, ये सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट हमें परख नली बी में लेना है। एक दूसरे परख नली बी में हमें सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट लेना है। तो हम उसको देखते हैं आगे क्या होता है। नीचे भी एक एक्टिविटी का होगा फोटो। तो अब दोनों परख नलियों में लगभग हम क्या करेंगे कि लगभग 2 मिलीलीटर HCl, देखिए अम्ल के साथ हम कार्बोनेट की अभिक्रिया देख रहे हैं। HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, हमें HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल क्या कर रहे हैं, दोनों परख नली में ये 2 ml मिलाएंगे। और आपने क्या निरीक्षण किया, ये हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है, ये वाला, ये जो हरा हरा जो दिख रहा है, ये अम्ल है, एसिड है, 2 ग्राम। और चित्र 2.2 के अनुसार प्रत्येक स्थिति में उत्पादित गैस को, अब इसमें जो गैस निकलेगा, इस गैस जो उत्पन्न गैस होगा, इसको क्या करना है कि इस चित्र 2.2 में देख रहे हैं, ये गैस जो निकल रहा है इसको यहाँ से निकाल के यहाँ ला रहा है, ये दूसरे परख नली में ला रहा है। और यहाँ चूना का पानी है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का विलयन है, यानी ये चूना का पानी है, और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का विलयन है, ये चूना का पानी है। इसी से कहता है कि इसको प्रवाहित कीजिए, इसमें आप इसको प्रवाहित कीजिए इस गैस को, और आपने निरीक्षण को क्या कीजिए, अभी लिखित कीजिए। आपको जो मिल रहा है उसको लिखते जाना है। अब क्या होगा, चूना का जो पानी है क्या हो जाएगा, वो कौन सा गैस निकल रहा है उसको पहले देखिए। आप जानते हैं कि चूने के पानी के साथ जब कार्बन डाइऑक्साइड गैस को प्रवाहित किया जाता है तो उसका जो रंग है वो दूधिया हो जाता है, मिल्की वाइट हो जाता है। तो वो जो आप दूसरे परख नली में जिसमें चूना का पानी रखा हुआ था, उसमें पहले परख नली वाला जब गैस जाएगा, अगर वो गैस कार्बन डाइऑक्साइड है तो क्या होगा, वो दूसरे परख नली में जो आपका चूना का पानी है उसका रंग दूधिया हो जाएगा। अब उपरोक्त क्रियाकलाप में होने वाली अभिक्रियाओं को इस प्रकार लिखा जाता है। परख नली ए में जो आपने क्रियाकलाप किया है, सोडियम कार्बोनेट का टुकड़ा लिया है, उसके बाद हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ इसको गर्म किया है, गर्म करने पर आपको सोडियम क्लोराइड प्राप्त हुआ है, और आपको जल की कुछ मात्रा प्राप्त हुई है, और ये गैस के रूप में ही कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकल रहा है। तो दूधिया कलर होने का मतलब है चूने के पानी का, कि हम कह सकते हैं कि जब कार्बोनेट धातुओं के कार्बोनेट अम्ल के साथ अभिक्रिया कर कार्बन डाइऑक्साइड गैस मुक्त करती है, और NaCl ये सोडियम क्लोराइड, यानी कहने का अर्थ हुआ कि वो धात्विक क्लोराइड बनाती है। ये सोडियम के है, चूँकि धातु है तो यहाँ सोडियम क्लोराइड बन रहा है, लेकिन सोडियम के नज़दीक अगर एल्यूमिनियम रहेगा तो एल्यूमिनियम क्लोराइड बनेगा, यानी धात्विक क्लोराइड हम इसको बोल सकते हैं। और इसमें जल की मात्रा भी कुछ उत्पन्न हो रही है, यानी हम कह सकते हैं, रिसर्च अनुसंधान अगर इसका यही कहता है कि जब किसी धात्विक कार्बोनेट को किसी अम्ल के साथ अभिक्रिया कराया जाता है तो धात्विक क्लोराइड और जल प्राप्त होता है, और कार्बन डाइऑक्साइड गैस मुक्त होती है। ये हो गया क्लियर। नेक्स्ट है परख नली बी में देखिए आप, NaOHCO3 है, ये आपको सोडियम बाइकार्बोनेट, ये भी धात्विक है, इसको हम कह सकते हैं कि धातु और हाइड्रोजन कार्बोनेट, धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट कर सकते हैं, सोडियम बाइकार्बोनेट ऐसे इसको कहा जाता है। ये खाने वाला सोडा होता है, बेकिंग पाउडर का भी अनुसूत्र होता है। खाने वाला सोडा का अनुसूत्र आपको यही NaOHCO3 होता है, सोडियम बाइकार्बोनेट। इसी को खाबर सोडा भी कहते हैं हम लोग, जो खाना वगैरह में हम लोग मिलाते हैं थोड़ा नरम करने के लिए, मैदा वगैरह में। तो ये सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट है,
इसकी अभिक्रिया जब किसी अम्ल के साथ कराई जाती है तो फिर देखिए यहाँ धात्विक क्लोराइड प्राप्त हो रहा है, जल की मात्रा प्राप्त हो रही है हमें कुछ, और कार्बन डाइऑक्साइड गैस मुक्त हो रही है। यानी हर स्थिति में हमें निरीक्षण में यही प्राप्त हो रहा है कि हम जब किसी धात्विक कार्बोनेट का किसी अम्ल के साथ अभिक्रिया कराते हैं तो हमें धात्विक क्लोराइड और जल प्राप्त होती है और कार्बन डाइऑक्साइड गैस मुक्त हो रही है। ये परख नली ए और परख नली बी दोनों उदाहरण के साथ हमने इसको देख लिया। उसके बाद देखिए नेक्स्ट, ये उत्पादित जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस है इसका क्या होता है। यहाँ तक आज हम लोग पढ़ेंगे। उत्पादित जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस है इसको चूने के पानी से प्रवाहित किए तो क्या होगा, ये कैल्शियम कार्बोनेट श्वेत अवक्षेप हमको प्राप्त होगा, सफ़ेद रंग का। चूना का पानी दूधिया हो जाता है और व्हाइट कलर का हमें प्रेसिपिटेट प्राप्त होता है। अवक्षेपण अभिक्रिया का एक उदाहरण है। अत्यधिक मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रवाहित करने पर निम्न अभिक्रिया होती है। अगर यहाँ पर हम अधिक मात्रा में अगर हम कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रवाहित कर दे हमें चूने के पानी पर तो क्या होगा, जल में विलयशील हो जाएगा। ये जल में पूरी तरह से घुल जाएगी ये आपको चूना। तो चूना पत्थर लाइम स्टोन है, ये चूना पत्थर है कैल्शियम कार्बोनेट, लाइम स्टोन, खड़िया इसी को कहा जाता है, कैल्शियम कार्बोनेट को संगमरमर इसी को कहा जाता है, कैल्शियम कार्बोनेट को। कैल्शियम कार्बोनेट के विविध रूप है। देखिए ये कौन कौन से कैल्शियम कार्बोनेट के रूप, ठीक से समझ लीजिए, इसको बार बार पूछ देगा। चूना पत्थर का रासायनिक सूत्र लिखिए, कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3। खड़िया चौक जिससे हम लोग लिखते हैं उसका रासायनिक सूत्र CaCO3। संगमरमर जो हम अपने लोग अपने घरों में लगाते हैं, मार्बल उसका भी अनुसूत्र CaCO3 और कैल्शियम कार्बोनेट का भी अनुसूत्र CaCO3। तो इस तरह से कैल्शियम कार्बोनेट के 3 रूप हो गए, चूना पत्थर, खड़िया और संगमरमर। इस तरह से अगर हम देखें तो सभी धातु कार्बोनेट, सभी ये कैल्शियम धातु है, सभी धातु कार्बोनेट एवं हाइड्रोजन कार्बोनेट, आपने देखा हाइड्रोजन कार्बोनेट इसके ऊपर देखे थे आप NaHCO3 सोडियम बाइकार्बोनेट वाला। तो सभी हाइड्रोजन कार्बोनेट अम्ल के साथ अभिक्रिया करके संगत लवण, यानी कहने का मतलब है कि धात्विक लवण वहाँ देख रहे थे आपको क्या प्राप्त हो रहा था, सोडियम क्लोराइड प्राप्त हो रहा था। ये संगत लवण यानी जो धातु रहेगा उसी का हमको लवण प्राप्त होगा, यानी धात्विक लवण कार्बन डाइऑक्साइड एवं जल बनाते हैं। इस तरह से यदि हम पूरे का अगर रिसर्च देखें तो हम एक लाइन में यही लिखेंगे यहाँ पर नोट्स में, इस पूरे झमेला के बदला एक ही चीज़ लिखेंगे कि सभी धात्विक कार्बोनेट, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो सब पढ़ाने के बाद लिखा रहे हैं एक लाइन में। ये पूरा कॉन्सेप्ट है इसका, सभी धात्विक कार्बोनेट एवं हाइड्रोजन कार्बोनेट एवं हाइड्रोजन कार्बोनेट अम्ल के साथ अभिक्रिया कर संगत लवण का मतलब है कि जो धातु आप जौन सा धात्विक जिस धातु का कार्बोनेट लीजिएगा उसी धातु का लवण बनेगा। तो कर संगत लवण, उसके बाद जल H2O और कौन सा गैस CO2 गैस, कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनाते हैं। ये एक लाइन में आपने पूरे क्रियाकलाप का आप यहाँ पर आप कॉन्सेप्ट देख सकते हैं। और यही पूरा जो हमने दो पेज 3 पेज जो पढ़ाया इसमें यहाँ पर हमारा इसका कॉन्सेप्ट है। तो इस अभिक्रिया को इस प्रकार से व्यक्त करते हैं, धातु कार्बोनेट, धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट, कोई भी धातु कार्बोनेट हम ले सकते हैं, कोई भी अम्ल ले सकते हैं, लवण बनेगा। किसका लवण बनेगा, जो धातु कार्बोनेट हम लेंगे या धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट लेंगे उसी का लवण, इसलिए संगत लवण लिख दिया है। और कार्बन डाइऑक्साइड गैस भी उत्पन्न होगा और जल भी बनेगा। तो इस तरह से हमने
देखा कि एक जगह हमने देखा ऊपर कि अम्ल जो है ये धातुओं के साथ जब अभिक्रिया करते हैं तो हमें क्या प्राप्त होता है, तो संगत लवण, जल और कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्राप्त होता है। और अगले दिन के लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे कि अम्ल और क्षार अगर आपस में रिएक्शन कर ले तब हमें क्या प्राप्त होगा। तो चलिए आज हम इसी के साथ आज ये एनसीईआरटी का लेक्चर यहीं समाप्त करते हैं क्लास 10th का, और आशा करते हैं आपको पूरी तरह से समझ में आ गया होगा। यदि नहीं समझ में आए तो आप कमेंट बॉक्स में आप लिख सकते हैं, या फिर हमसे जो व्हाट्सएप पर जो लोग जुड़े हुए हैं तो वो लोग व्हाट्सएप पर भी आप अपने समस्या को लिख सकते हैं। तो इसी के साथ हम लेक्चर को समाप्त करते हैं, और साथ साथ आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के बीच शेयर कीजिए, ताकि आपका सब्सक्राइबर बढ़े और हम आपके लिए और बेहतर से बेहतर आपके लिए हम व्यवस्था कर सकें।